हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो गाइज एक बार फिर से हम मिल गए हैं एक और क्लास के साथ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे बारे में, मेरा नाम है घनश्याम पारेख, जैसा कि आप जानते हैं, आपका फिजिक्स मेंटोर। और गाइस मैंने बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट किए हैं, जिसके अंदर से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। अगर आप भी अपना गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ, इस क्लास के साथ, इस चैनल के साथ, और करते रहिए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। चलिए तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ऐप जो है वो आ गया है। तो आप राइस स्मार्ट हिंदी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। राइस स्मार्ट हिंदी ऐप आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। और राइस स्मार्ट हिंदी ऐप आपको डाउनलोड करना है। कैसे आप डाउनलोड करेंगे? तो आप प्ले स्टोर पे जाओगे और राइस स्मार्ट हिंदी लिखोगे वहां पे, और आप क्या कर लेंगे, डाउनलोड करेंगे। या फिर यहां से स्कैन करके भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर डेली आपकी 3 घंटे क्लास रहेगी, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखिए, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असाइनमेंट टेस्ट, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और जेनरिक टॉपिक्स, यानी कि बहुत सारा ये कंटेंट जो है ना, इसका मतलब इस कोर्स का कंटेंट कुछ इस तरह से बनाया गया है ताकि अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे आपका सारा काम हो जाए। ठीक है, तो कंप्लीट आपकी तैयारी जो है यहाँ से हो सकती है। ठीक है, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं GP500 तो आपको प्रॉपर एक डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाइए राइस स्मार्ट ऐप पे और आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर बना सकते हैं। चलिए आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m, यानी कि कहा गया है कि यदि आपके पास दो मास हैं, टू ऑब्जेक्ट हैं, दो मास हैं आपके पास, प्रत्येक का मास जो है m है, और उनके बीच की डिस्टेंस जो है ना, उनको आपने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। ठीक है, दो मास आपके पास है, दोनों मास क्या है, m है, और आपने क्या किया कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया, आपने ट्रिपल कर दिया। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड, डिस्टेंस को क्या कर दिया है, ट्रिपल कर दिया। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास दो मासेस है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है, कैसे आप लिखते हो। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास दो मास है, एक मास m ये है और दूसरा मास आपके पास m ये है, और उनके बीच की डिस्टेंस जो है हम मान लेते हैं r है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है दोनों के बीच, ये आपको बताता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि F, अगर आपको फोर्स निकालना है दोनों के बीच तो यहां पर फोर्स आप निकालते हो, F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है m, यानी कि दोनों मास की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय r स्क्वायर, और साथ में एक कांस्टेंट आता है जिसको आप बोलते हो g को आप बोलते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि F जो है वो m दोनों मासों की मल्टीप्लाई और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और दोनों मासों की मल्टीप्लाई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस को आपने क्या किया है, ट्रिपल किया है, यानी कि r को आपने ट्रिपल कर दिया है। r को अगर आपने ट्रिपल कर दिया है तो सीधी सी बात है, r को ट्रिपल कर दिया तो 3 का स्क्वायर के हिसाब से क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपने जब बढ़ाया इसको, ठीक है, f जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी r स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि r बढ़ेगी तो f घटेगा। ठीक है, r बढ़ेगी तो f घटेगा, यानी कि कह सकते हो आप दुश्मनी का रिश्ता है। ठीक है, एक का बढ़ना दूसरे को पसंद नहीं है, वो आपका एक बढ़ेगा तो वो घट जाएगा। ठीक है, और अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह का यहां पर संबंध है r और f के बीच में। तो जब आपने डिस्टेंस को ट्रिपल किया है तो f क्या हो जाएगा आपका, f हो जाएगा आपका 1/9 टाइम्स, यानी कि स्क्वायर के अकॉर्डिंग कम होगा। स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होगा, कम होगा। तो r को आपने ट्रिपल किया तो यहां पर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि 1/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 1/9 ऑफ, और जो ओरिजिनल आपका फोर्स था, जो पहले फोर्स का था, उसका क्या हो जाएगा, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 गुना कम हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When the velocity of an object is tripled, another quantity which is tripled at the same time is the object. ठीक है, क्या कहा गया है कि जब किसी वस्तु के वेग को 3 गुना किया जाता है तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो उसी समय क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। ठीक है,
तो यहां पर आपको मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या मास दिया गया है, ठीक है। तो आपको पहली बात तो क्या होना चाहिए कि वेलोसिटी के साथ सबका रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन वेलोसिटी के साथ इनका रहता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है, वेलोसिटी के साथ जो क्वांटिटी है आपकी, जितनी भी क्वांटिटी है उनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन क्या है, पहला है आपके पास मोमेंटम। मोमेंटम को लिखते हैं P के द्वारा। P इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू में v होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू में v होता है। कहने का मतलब जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा यहां पर देखिए, दूसरा आपका आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्थिति के कारण होती है, वेलोसिटी के कारण। वेलोसिटी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इनका कोई रिलेशन आपका नहीं होता, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। हाफ एम वी स्क्वायर के अकॉर्डिंग होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। हालांकि मास का भी वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है, लेकिन मास और वेलोसिटी का रिलेशन जो है वो स्मॉल पार्टिकल के होता है, जहां वेलोसिटी जो है बहुत ज्यादा होती है, 10⁻⁶ टाइम्स, 10⁻⁶, 10⁸ इस रेंज में जब वेलोसिटी होती है तो मास पे वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ता है। जो छोटे मासेस होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, या फिर आपका न्यूट्रॉन हो गया, उनके मास पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन सीधा आप अगर मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं तो वेलोसिटी और मास का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, यानी कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी मानी जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी का रिलेशन दो के साथ ही बनता है, या तो लीनियर मोमेंटम के साथ या बनता है काइनेटिक एनर्जी के साथ। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि काइनेटिक, जब आपकी वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया गया तो क्या कह रहा है कि कौन सी क्वांटिटी सेम टाइम ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है। अगर कहता कि 9 टाइम्स कौन सी हो जाएगी तो आंसर क्या बनता, काइनेटिक एनर्जी बनता, क्योंकि ट्रिपल अगर इसको कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि यहां पर वेलोसिटी को जब ट्रिपल किया गया है तो कौन सी क्वांटिटी सेम टाइम ट्रिपल हो जाएगी, यानी कि इसको अगर आप 3 गुना करोगे तो लीनियर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन ए के अंदर, ठीक है। क्या है, वो है लीनियर मोमेंटम, ठीक है, या मोमेंटम आप संवेग सीधा बोल सकते हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम भी दो तरह का आपको देखने को मिलता है, एक लीनियर मोमेंटम होता है, एक एंगुलर मोमेंटम होता है। खैर इनकी चर्चा हम कभी किसी क्लास के अंदर करेंगे, लेकिन फिलहाल लीनियर मोमेंटम जो है वो आपकी वेलोसिटी के सीधे अनुपातिक है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी को अगर ट्रिपल कर दिया तो लीनियर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इतनी बातों का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर फिलहाल इतना ही। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू विच मटेरियल, यानी कि किस मटेरियल से गुजरने पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मिनिमम रहेगी, ठीक है। कौन सा या ऐसा मटेरियल यहां पर दिया गया, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे बच्चे, ठीक है। सारे बच्चे एक साथ कमेंट करके और क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। हाँ, किस पदार्थ से गुजरने पर प्रकाश की गति जो है वो न्यूनतम होती है, ठीक है। न्यूनतम अगर गति है प्रकाश की, देखिए लाइट की अगर स्पीड की बात करें, लाइट की अगर स्पीड की बात करें तो लाइट की स्पीड डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यानी कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि ये जो मीडियम आपको दिया गया है इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो अपवर्तनांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक पे डिपेंड करती है आपकी क्या, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। कैसे डिपेंड करती है, अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी मीडियम के अंदर अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है तो वो किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय क्या होता है, डिवाइड बाय होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट को हम लिखते हैं c के द्वारा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते हैं n के द्वारा। और किसी भी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एनी मीडियम, इसको लिखते हैं हम किसके द्वारा, vm के द्वारा, ठीक है। vm क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है, बराबर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय
एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट उसके अंदर क्या होगी, कम से कम होगी। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट उसके अंदर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहां पर आप देखिए वाटर के अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो होता है 1.33, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1.33 होता है वाटर का। ठीक है, कुछ एक नॉर्मल है जो आपको याद रखने पड़ते हैं, बाकी आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर एयर की बात करें तो ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003। अगर वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम 1 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वैक्यूम के रिलेशन में हम निकालते हैं, वैक्यूम से रिलेट करके हम निकालते हैं। ठीक है, डायमंड की अगर बात करें तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर 2.42 होता है, यानी कि सबसे ज्यादा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डायमंड का है। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा डी ऑप्शन से, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है यहां पर, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम किसके अंदर होगी, डायमंड के अंदर होगी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी से आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे कम पूछा गया है, न्यूनतम पूछा गया है। सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया होता तो किसके अंदर होती, निर्वात के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, निर्वात के अंदर। ठीक है, और वैसे भी आप आइडिया लगा सकते हो, यहां पर इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, वो खैर मैंने आपको बता दिया सारी एक्सप्लेनेशन कि कैसे आपकी लाइट की स्पीड डिपेंड करती है। हालांकि आप सीधा सीधा आइडिया लगा सकते हैं कि अगर लाइट की स्पीड की बात करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, लाइट की स्पीड की बात करें तो सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किसके अंदर होती है, वैक्यूम के अंदर होती है। उसके बाद किसके अंदर होती है, उसके बाद गैसेस के अंदर होती है, उसके बाद लिक्विड के अंदर होती है, और उसके बाद किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किसके अंदर होती है, वैक्यूम के अंदर, उसके बाद गैसेस के अंदर होती है, उसके बाद लिक्विड के अंदर होती है, उसके बाद किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर होती है। ठीक है, और यहीं पे एक अगर दूसरी तरह से बात करें, हम साउंड की स्पीड की बात करें, ठीक है, साउंड वेव की अगर बात करें तो जो हमारा क्रम है ना वो बिल्कुल उल्टा होता है। साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर होती है, उसके बाद लिक्विड के अंदर, उसके बाद गैसेस के अंदर, और वैक्यूम के अंदर तो साउंड जो है वो ट्रेवल कर ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है। ठीक है, तो ये आपकी मूव नहीं कर सकती वैक्यूम के अंदर। ठीक है, तो वैक्यूम के अंदर साउंड की स्पीड क्या होती है, 0 होती है। लेकिन लाइट की स्पीड की बात करें तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम के अंदर, उसके बाद गैसेस के अंदर, उसके बाद लिक्विड के अंदर, उसके बाद सॉलिड के अंदर। और साउंड के अंदर पैटर्न क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर होगी, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैसेस, और वैक्यूम के अंदर क्या होगी, 0 होगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है, दिल के किसी न किसी कोने में छिपा के रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज -25 सेंटीमीटर, इट्स पावर इज। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे बच्चे, विद इन सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहले अगर क्या आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए कि पावर जो है और फोकल लेंथ जो है, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो आप जानते हैं कि अगर लेंस की अगर पावर की बात करें, लेंस की अगर पावर की बात करते हैं, पी जो है वो किसके बराबर होती है, पी इज इक्वल टू होता है 1/f। और ये f किसके अंदर होना चाहिए, मीटर के अंदर होना चाहिए। f किसके अंदर होना चाहिए, मीटर के अंदर यहां पर होना चाहिए। ठीक है, p इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, और f किसके अंदर होना चाहिए, f यहां पर फोकल लेंथ है, और ये फोकल लेंथ जो है किसके अंदर होनी चाहिए, मीटर के अंदर होनी चाहिए। f यहां पर फोकल लेंथ है जो कि किसके अंदर होनी चाहिए, मीटर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको दिया गया -25 सेंटीमीटर। -25 सेंटीमीटर का मतलब देखिए, एक चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए कि अगर आपकी फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर है तो लेंस कौन सा है। ये माइनस प्लस जो है ना, फोकल लेंथ का माइनस प्लस आपको बताएगा लेंस कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर आप बता सकते हैं कमेंट करके कि कौन सा लेंस आपने यूज किया है -25 सेंटीमीटर जिसकी फोकल लेंथ है। ठीक है, फोकल लेंथ जिसकी -25 सेंटीमीटर है वो लेंस कौन सा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है जरूर। यहां पर देखिए फोकल लेंथ और पावर की अगर बात करें तो आपस में कैसे रिलेशन है, p इज इक्वल होता है 1/f, और f यहाँ पे मीटर के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा है सेंटीमीटर के अंदर, तो इसको मीटर के अंदर हम चेंज करेंगे। तो मीटर के अंदर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-25 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा हमारा, यानी कि p इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 100/-25। तो 25 से ये 4 पे कटेगा, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा -4, और क्या आएगा, डायप्टर आएगा, क्योंकि पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डायप्टर होती है। ठीक है, और कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि डायप्टर जो है ना किसके बराबर होती है। तो अगर डायप्टर की बात करें तो यहाँ पर 1/मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, डायप्टर के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे इस बात का भी, 1/मीटर जो है या मीटर इनवर्स, ठीक है,
या मीटर इनवर्स को भी आप क्या बोलते हैं, डायप्टर बोलते हैं। ये भी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा आपका, -4 डायप्टर। क्या बनेगा, -4 डायप्टर, ठीक है। और जिस लेंस की पावर -4 डायप्टर है वो लेंस कौन सा होगा, वो लेंस होगा आपका कॉनकेव। कैसा लेंस होगा, कॉनकेव, ठीक है। और कॉनकेव लेंस का आप यूज करते हैं अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए आप किसका यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। जबकि दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। जैसे मेरे चश्मा की अगर मैं बात करूं, जिसको दूर दिखाई नहीं देता उसको निकट दृष्टि दोष होता है, और जिसको नजदीक दिखाई नहीं देता उसको दूर दृष्टि दोष होता है। अगर मेरे चश्मा की मैं बात करूं तो मुझे दूर का जो है वो कम दिखाई देता है, तो मुझे कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। और आप जिसके भी चश्मा लगा हुआ है, जो भी क्लास देख रहा है, ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको जो है वो कौन सा दोष है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष है या फिर दूर दृष्टि दोष है। इसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के रूप में हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपका चश्मा का नंबर जो है वो माइनस के अंदर है, प्लस के अंदर है। ये माइनस प्लस जो है ना, ये चश्मा के नंबर जो माइनस के होते हैं, चश्मा का नंबर जो प्लस का होता है, ये एक्चुअल में बताता है कि आपको कौन सा डिफेक्ट है, आपकी आंखों के अंदर कौन सा डिफेक्ट है। आपके अंदर नहीं है, आपकी आंखों की बात यहाँ पर हो, ठीक है। आपके अंदर तो कोई दोष नहीं है, ठीक है, आप तो अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, प्लेटिनम प्रतिरोधक तापमापी की रेंज क्या होती है। यहाँ पर प्लेटिनम रेजिस्टेंस, जो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो है उसकी रेंज आपसे पूछी गई है। ये थर्मोमीटर, बहुत सारे टाइप के थर्मोमीटर आपने देखे होंगे, ठीक है। आपने कभी स्टैंडर्ड वॉल्यूम थर्मोमीटर देखा होगा, मरकरी थर्मोमीटर, जिसके अंदर जो है मरकरी कॉलम एक आपका दिया होता है, ठीक है। आपने अगर 10th की है और 10th के साइंस के अगर टीचर आपके अच्छे थे तो आपने उन्होंने जरूर आपको थर्मोमीटर दिखाया होगा, ठीक है। और थर्मोमीटर के अंदर आप देखते हो कि थर्मोमीटर जो है ना, एक ऐसे सीधी एक क्या होती है, ग्लास की एक पाइप सी है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, मरकरी भरा होता है, ठीक है। वो होता है स्टैंडर्ड वॉल्यूम थर्मोमीटर, या जिसको आप मरकरी थर्मोमीटर भी बोलते हैं। उसकी रेंज जो होती है ना, वो 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर आपको मेजर करना है, उसके ऊपर नंबरिंग होती है 0 से लेकर 100 तक, ठीक है। तो 100 डिग्री तक टेम्परेचर अगर मेजर करना है आपको, तो उस थर्मोमीटर का आप यूज करते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम थर्मोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। जबकि यहां पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का यूज क्यों करते हैं आप। तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की रेंज जो आपकी पूछी गई है, जो रेंज आपकी पूछी गई है वो कितनी होती है, -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक कोई भी टेम्परेचर रेंज अगर आपको मापनी है तो आप प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर ये जो आपका फिनोमिना होता है ना, जो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो है, ये किसी भी कंडक्टर के यानी किसी भी कंडक्टर यानी कि प्लेटिनम यहाँ पे यूज किया गया है नाम, तो प्लेटिनम धातु के रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। प्लेटिनम धातु के रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ, आपको इस बात का पता है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस आपस में रिलेटिव होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के साथ या तो रेजिस्टेंस घटता है या रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। अगर धातु की बात करें तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर अधातु की बात करें या इंसुलेटर्स की बात करें तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या है उनका, कम होता है, ठीक है। तो यहां पर रेजिस्टेंस जो है ना, अलग अलग टेम्परेचर पे नोट किया जाता है, उसी की बेस पे आपका काम करता है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है। और इसकी रेंज अगर आपसे पूछी जा रही है यहां पर, तो ये ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बनेगा, -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक। इसके अलावा अगर आपको हाई टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, जैसे आपको सूर्य का तापमान पता लगाना है, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, पायरोमीटर का यूज करते हैं। पायरोमीटर का यूज करते हैं हम हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब हाई टेम्परेचर जहां पर है, मान लीजिए 6000 7000 डिग्री सेल्सियस जहां पर टेम्परेचर है, वहां पर ऐसा थोड़ी ना उसके पास जा सकोगे आप, ठीक है, उसके पास तो जा ही नहीं सकोगे, ठीक है। तो वहां पर यूज में लिया जाता है पायरोमीटर, और पायरोमीटर जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन पे काम करता है, ठीक है। जो हाईली टेम्परेचर बॉडी है ना, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को छोड़ती है, और उन्हीं से आपका पता लगाता है पायरोमीटर की उस पर्टिकुलर चीज जहां से ये रेडिएशन आ रही है उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है। ऐसे ही किसी भी स्टार का टेम्परेचर या फिर सूर्य का जो टेम्परेचर मापा गया है, सूर्य का बाहर का जो किरीट पार्ट है उसका टेम्परेचर जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, और इसको मापा गया है पायरोमीटर के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है इज इक्वल टू 25 डिग्री जो सेल्सियस है वो किसके बराबर होता है। तो यहां पर केल्विन और फारेनहाइट के अंदर दिया गया है।
तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है इस बात का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कैसे कन्वर्ट करते हैं आप? अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया गया है, अगर आपको फारेनहाइट दिया गया है, या फिर आपको केल्विन दिया गया है, ठीक है, तो कैसे कन्वर्जन आप करते हैं? तो याद रखेंगे, फॉर्मूले में कुछ लिखवा रहा हूं आपको। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से क्या बनाना है? केल्विन बनाना है। ठीक है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस से क्या बनाना है? केल्विन बनाना है। क्या बनाना है? केल्विन बनाना है। तो आप क्या कीजिए, इस डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? केल्विन बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर है 273 प्लस में क्या करेंगे आप, डिग्री सेल्सियस जो आपको रीडिंग दी गई है, प्लस में आप क्या करेंगे? 273 कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? केल्विन के अंदर बन जाएगा। किसके अंदर बन जाएगा? केल्विन के अंदर बन जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, आप 25 डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है, तो इसके केल्विन कितने बनेंगे? यानी कि 225 डिग्री सेल्सियस प्लस में क्या करेंगे? 273 करेंगे, तो ये बनेगा आपका 5 और 3 8, यानी कि 298 केल्विन। 298 केल्विन। लेकिन ऐसा कोई आंसर आपको नहीं दिया गया है 298 केल्विन, ऐसा कोई आंसर आपको गिवन नहीं है, यानी कि केल्विन वाले तो दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, डी भी आंसर नहीं बनेगा आपका, और आपका ए भी आंसर नहीं बन सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि अगर डिग्री सेल्सियस को आपको फारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। डिग्री सेल्सियस से क्या बनाना है आपको? फारेनहाइट बनाना है। तो आप क्या करेंगे? आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 9/5 डिग्री सेल्सियस, और प्लस में क्या करेंगे? 32 करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? फारेनहाइट बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32 करेंगे, तो क्या बन जाएगा? फारेनहाइट बन जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है किसको चेंज करने का? डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट का। डिग्री सेल्सियस से केल्विन आप इससे करेंगे, और डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट अगर आपको बनाना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, तो फॉर्मूले आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला सीधा भी होता है। ठीक है, और वो सीधा फॉर्मूला, हालांकि आपको यही याद रखने है, सीधा फॉर्मूला अगर याद रखना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 9/5 यानी कि 9/5 सी प्लस में क्या करेंगे? 32 करेंगे। ठीक है, 9/5 सी प्लस में क्या करेंगे? 32 करेंगे, तो आंसर आपको क्या मिलेगा? देखिए, 9/5 इंटू में जो डिग्री सेल्सियस है वहां पे आपको दिया गया है 25 डिग्री, यानी कि गुणा में क्या करेंगे? 25 करेंगे, प्लस में क्या करेंगे? 32 करेंगे, तो ये 5 5 पे कट जाएगा, 9 5 45, यानी कि 45 प्लस में 32, इतना क्या होगा? फारेनहाइट होगा। ठीक है, इतना क्या होगा? फारेनहाइट होगा। ठीक है, 45 और 32 कितने हो गए? यहाँ पर 5 और 2 7, और 4 और 3 7, ये एफ क्या बनेगा? 77 फारेनहाइट, 77 फारेनहाइट। यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी से। ऑप्शन बी जो है वो आपके क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपके क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। वैसे अगर फॉर्मूला आपको नोट करना है तो कहां लिखे फॉर्मूले को? ये एक सीधा फॉर्मूला होता है जिससे ये फॉर्मूले बनते हैं, वो बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, और वो बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है आपको? बेसिक फॉर्मूले के अंदर आप क्या बनाते हो? अलग अलग स्केल पे टेम्परेचर बता सकते हो। ठीक है, वो बेसिक फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं। एक आपकी रीडिंग होती है, देखिए, एक क्या होती है आपकी रीडिंग, जिस भी स्केल के अंदर आपको दी जाती है। ठीक है, एक है आपकी रीडिंग, माइनस में क्या लिखते हो? माइनस में लिखते हो आप फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिखते हो? फ्रीजिंग पॉइंट। उस स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट लिखेंगे जहां पर आपको जिस स्केल के बारे में आपको पूछा गया है। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, माइनस में क्या करते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, ये जो चीज है ये हर एक स्केल के लिए क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये चीज हर एक स्केल के लिए क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये चीज जो है हर एक स्केल के लिए क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कैसे कांस्टेंट रहती है, कैसे कन्वर्ट करते हो, कैसे फॉर्मूला बनाते हो? मैं एक फॉर्मूला आपको बना के दिखा देता हूं, बाकी फॉर्मूला आप जो है खुद से बनाएंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसके लिए कि कौन से स्केल के अंदर जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। किसी भी लिक्विड का अगर पता है तो आप निकाल सकते हैं, वाटर का नहीं। वाटर का हमें, क्योंकि वाटर एक कॉमन लिक्विड है, हमें पता होता है वाटर की ज्यादातर प्रॉपर्टी, तो इसलिए हम वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपको डिग्री सेल्सियस से क्या बनाना है? मान लीजिए आपको डिग्री सेल्सियस से क्या बनाना है? फारेनहाइट बनाना है। डिग्री सेल्सियस से क्या बनाना है आपको? मान लीजिए
फारेनहाइट बनाना है, ठीक है, तो कैसे आप कन्वर्ट करते हो, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, देखिए ध्यान से। आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस से क्या बनाना है, फारेनहाइट बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस के अंदर जो रीडिंग है उसको हम आप सी लिख दिया, ठीक है, यानी कि डिग्री सेल्सियस के अंदर जो भी रीडिंग आपको दी जाती है, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, जो भी आपको दी जाती है, ठीक है, तो क्या कर देंगे सी, माइनस में क्या करेंगे, माइनस में डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें, डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करते हैं अगर, तो वहां पर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, डिवाइड बाय वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, किसके अंदर, डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0, बराबर। अब फारेनहाइट के अंदर अगर करना है तो फारेनहाइट के अंदर क्या लिखेंगे, हम एफ लिखेंगे, क्योंकि रीडिंग हमें निकालनी पड़ती है यहां पर, ठीक है, तो एफ लिखेंगे, माइनस में अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें फारेनहाइट स्केल के अंदर, तो वो कितना होता है, 32 फारेनहाइट होता है, तो क्या लिखेंगे, 32 लिखेंगे, और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का अगर फारेनहाइट स्केल के अंदर देखें तो 212 होता है, और माइनस में क्या लिखेंगे, 32 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप फॉर्मूला यहां पर बन गया है आपका, ठीक है, यानी कि क्या लिखेंगे, यहां पर कैसे लिखेंगे, देखिए सी डिवाइड बाय 100 आएगा यहां पर, तो ठीक है, सी डिवाइड बाय क्या आएगा, 100 आएगा, यहां पर इस वाले फॉर्मूले को मैं अलग से लिख रहा हूं, ठीक है, सी बाय क्या आएगा यहां पर, सी बाय, यहां पर देखिए ये तो आप बना ही लेंगे, सी डिवाइड बाय यहां पर 100 आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ माइनस में 32 डिवाइड बाय क्या आएगा यहां पर 180 आएगा, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो आपकी कट जाएगी, ठीक है, और 2 से 5 पे और 2 से 9 पे कटेगा, ये 9 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा आपका 9/5c, और ये 32 यहां पर माइनस के अंदर है, इधर जाके प्लस के अंदर हो जाएगा, तो प्लस में 32 इज इक्वल टू क्या बचेगा, एफ बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचेगा, एफ बचेगा। देखिए सेम फॉर्मूला आपका बन गया, 9/5c प्लस में 32, ठीक है। तो ऐसे आप फॉर्मूला बना सकते हो, यानी कि जो मेन आपका बेसिक फॉर्मूला है वो तो ये है, ठीक है, और बाकी फॉर्मूले तो है आपको याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। किसी दिन मैं आपको एक ये जो स्केल है, ये टेम्परेचर जो है, इनकी एक अलग से वीडियो बना के और आपको सिखाएंगे कि टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं के अंदर, ठीक है, कोई भी टेक्निकल एग्जाम है, जैसे एनडीए का एग्जाम है, एयरफोर्स का एग्जाम है, ठीक है, या फिर आपका एसएससी का एग्जाम है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं जहां पर आप जो है वो क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर आपको जल्दी से सोल्व करना है तो मैं अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है, उसके अंदर हम समझेंगे कि कैसे आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज मिनिमम वैल्यू एट, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मिनिमम वैल्यू कहां पर होती है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर अर्थ की हम बात करें तो अर्थ की अगर बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये अर्थ इस तरह से है, ठीक है, यहां पर क्या है, पोल हम बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, पोल है, और ये क्या होता है, इक्वेटर होता है, ठीक है, ये क्या होता है यहां पर, इक्वेटर। अगर जी की हम बात करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर बात करते हैं, तो पोल के ऊपर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर बात करते हैं हम, तो मैक्सिमम कहां पर होती है, पोल पे, ठीक है, यहां पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है, पोल पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया है, ऑन अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कहां पर होती है, तो मिनिमम वैल्यू होगी इक्वेटर पे, ठीक है। यहां पर क्या होती है, मिनिमम होती है, इक्वेटर पे क्या होती है, मिनिमम होती है, और पोल पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे या इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मिनिमम है इक्वेटर पे, और पोल पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो अगर यहां से हम यहां जाने की कोशिश करें, यानी कि इक्वेटर से आप पोल पे जाने की कोशिश करोगे या फिर इक्वेटर से पोल की तरफ जाने की कोशिश करोगे, तो दोनों ही केस में यहां पर क्या करेगी, यहां पर करेगी इंक्रीज, ठीक है। यानी कि अगर आप इक्वेटर से कहां पे जा रहे हो, पोल की तरफ जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी कि बढ़ेगी। और अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, पोल से कहां जा रहे हैं, इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी कि घटेगी, ठीक है। इसके अलावा अर्थ सरफेस जो है ना, अर्थ का सरफेस जो है, वहां पर जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है।
अगर अर्थ सरफेस को छोड़ के हम किसी हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू घटती है, या फिर किसी डेप्थ पे जाएंगे तो भी जी की वैल्यू क्या करती है, घटती है। ठीक है, चाहे अर्थ के डेप्थ में हम जाएं तो जी की वैल्यू घटेगी, अर्थ की किसी हाइट पे जाएं तो भी जी की वैल्यू घटेगी, अगर हम इक्वेटर से पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो भी जी की वैल्यू घटेगी, लेकिन इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इतनी बातों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमारे पास है, ऑन अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी, पोल पे होगी। ठीक है, सॉरी मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी, इक्वेटर पे होगी। क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर क्या होगी, जी की वैल्यू मिनिमम होगी। याद रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की क्लास के अंदर हमारे पास इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, और ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है, अब फिर से बता देता हूं कि राइस स्मार्ट ऐप हमारा आ गया है। राइस स्मार्ट ऐप डाउनलोड करके और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ। कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच, जहां पर आपको मिलेगा 3 घंटे की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असाइनमेंट टेस्ट, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और जेनरिक टॉपिक्स। यानी कि यहाँ पर अगर आपने एक बार इस कोर्स को पढ़ लिया, एक बार इस कोर्स के कंटेंट को पढ़ लिया, तो आपको कहीं बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कुछ मटेरियल, सारा कुछ जो जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी डिमांड्स हैं या फिर जो भी पेपर की डिमांड्स हैं, ठीक है, आपकी डिमांड हो सकता है अलग हो, लेकिन पेपर की जो डिमांड है उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, पेपर को ध्यान में रखते, न्यू पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स बनाया गया है। ठीक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड GP500 यूज करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यहां से स्कैन करके भी आप क्या कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप, राइस स्मार्ट हिंदी ऐप। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर।